हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के ऊपर किसी सेल को या फिर टिश्यू को इंजुरी होना या फिर उसमें सूजन आना, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन है लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजुरी ड्यू टू एनी एजेंट। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के ऊपर किसी भी तरह की जो इंजुरी होगी उसे कहेंगे इन्फ्लेमेशन। तो वह इन्फ्लेमेशन किसी भी एजेंट के थ्रू हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट मीन्स बॉडी या फिर टेम्परेचर में जो भी फिजिकल चेंजेस होंगे वो सब आएंगे फिजिकल एजेंट में, जिसमें एग्जांपल है हीट, कोल्ड एंड मैकेनिकल। कोई भी मैकेनिकल चेंजेस या फिर कोल्ड कंडीशन हो गई या फिर हीट कंडीशन हो गई, तो ये सब हो गया फिजिकल एजेंट में। सेकंड केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी आएंगे उनके पॉइजनस एसिड और अनदर अल्कलीज, एसिड की वजह से जलन होना, पॉइजन्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो भी पॉइजन होंगे उसकी वजह से टिश्यू को इंजुरी होना, उसे कहेंगे इन्फ्लेमेशन। थर्ड है इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या फिर टॉक्सिन्स की वजह से टिश्यू को इंजुरी होना। फोर्थ है इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल मीन्स जो भी हम एंटीबॉडीज की रिएक्शन के लिए एंटीजन डालेंगे तो उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में अगर टिश्यू को कोई इंजुरी हुई तो उसे कहेंगे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट के थ्रू हुई इंजुरी। एंड फिफ्थ है रेडिएशन, और यह एक लोकल रिस्पॉन्स होता है जो कुछ साइंस है जो अगर बॉडी के अंदर दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि हमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो उसके कुछ 5 साइंस है जिसे कहेंगे हम कार्डिनल साइंस या फिर क्लिनिकल साइंस, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें और जो भी वो कार्डिनल साइंस है वह फर्स्टली डिस्क्राइब किए एलस कॉर्नेलियस सेल्सस। इन्होंने फर्स्ट 4th कार्डियल साइन डिस्क्राइब किए, और जो 5th है वह साइंटिस्ट है विर्चॉ, उन्होंने 1 कार्डियल साइन डिस्क्राइब किए। तो एलस कॉर्नेलियस सेल्सस ने जो भी साइंस डिस्क्राइब किए उन्हें कहा जाता है सेल्सस। तो उसमें फर्स्ट है वार्म और हीट, कोलर। तो सेकंड है रेडनेस, मीन्स अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो फर्स्टली वो जगह अगर हाथ के ऊपर यहाँ पर मच्छर ने या फिर मधुमक्खी ने काटा तो यहाँ पर सब फर्स्ट में तो वो हीट होंगी, उस जगह पर हमें हीट महसूस होगी। और सेकंड वहाँ पर रेडनेस आएगी, मतलब इरिथीमा। हनी बी ने स्टिंग किया है या फिर मच्छर ने काटा है तो वहाँ पर सेकंडली रेडनेस आ जाएगी, वो लाल लाल हो जाएगा। फिर थर्ड उस पर स्वेलिंग आ जाएगी जिसे कहते हैं इडिमा या फिर ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स वहाँ पर स्वेलिंग आकर सूजन आ जाती है। वो फोर्थली वो वहाँ पर पेन शुरू होता है और उसे ही कहते हैं डॉलर। एंड फिफ्थ है लॉस ऑफ फंक्शन। जो भी एरिया है वहाँ पर उसका जो फंक्शन होता है वह लॉस कर देता है, और यही जो 5th पॉइंट है यह डिस्क्राइब किया है विर्चॉ ने। इन्फ्लेमेशन का एग्जाम्पल है बी स्टिंग, मतलब अगर मधुमक्खी ने काटा या फिर मॉस्किटो ने काटा या फिर चींटी ने काटा तो उस जगह पर पहले हमें हीट महसूस होगी, वह जगह वार्म होगी। फिर सेकंडली वह धीरे धीरे से वह जगह थोड़ी देर बाद में रेड दिखाई देगी, वहां पर रेडनेस आ जाएगी, इरिथीमा हो जाएगा। और फिर थर्ड थोड़ी देर के बाद में फिर उसमें चेंजेस होकर वह स्वेल हो जाएगी।
या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फोर्थली और इसके भी थोड़ी देर बाद में उस जगह पर हमें पेन महसूस होगा। और फिफ्थली होगा उस जगह का फंक्शन लॉस हो जाएगा, उस जगह का फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से यह हो गए कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के टाइप से, तो इन्फ्लेमेशन के 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड सेकंड इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन में, जो इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन में रहती है उसे कहेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक है जो लॉन्ग ड्यूरेशन में रहती है, जो बहुत समय तक रहती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर हमारी क्यूर नहीं हुई और वो आगे बढ़ती गई तो वह एक्यूट इन्फ्लेमेशन कन्वर्ट हो जाएगी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन मेनली लेस देन 2 वीक में होती है, मतलब 2 वीक के अंदर जो इन्फ्लेमेशन क्योर हो जाएगी उसे कहेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्योर नहीं हुई और 2 वीक से ज्यादा हो गई तो उसे कहेंगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो उसका स्पैन है मोर देन 2 वीक्स। और इसके एग्जाम्पल है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मतलब हमारे ब्रोंकियल है वहां पर सूजन आ जाना, और वह सूजन 2 वीक के अंदर क्योर हो जाती है, और इसीलिए इसे कहेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एग्जाम्पल। और जो अस्थमा है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, तो इसमें जो सेल्स होते हैं इंज्योर सेल्स वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे उपचार करने के बाद वह ठीक हो जाते हैं। और यह आएगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का हम फर्स्टली देखेंगे मैकेनिज्म है। फर्स्ट है वैस्कुलर इवेंट एंड सेकंड है सेलुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट मीन्स ब्लड वेसल के अंदर जो इवेंट्स होंगे, ब्लड वेसल के अंदर जो इवेंट्स होंगे या फिर जो घटनाएं होंगी एक के बाद जो चेंजेस होंगे उस मैकेनिज्म को कहेंगे हम वैस्कुलर इवेंट्स। और सेलुलर इवेंट्स में ब्लड, जो हमारे ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके अंदर जो चेंजेस होंगे उसे कहेंगे सेलुलर इवेंट्स। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में फर्स्ट है वैस्कुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट्स मीन्स ब्लड वेसल के अंदर जो भी ब्लड फ्लो होगा और उसमें जो इवेंट्स होंगे उसे कहेंगे वैस्कुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट में ब्लड फ्लो होता है फर्स्टली आर्टेरीज में, आर्टेरीज के बाद आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स के बाद कैपिलरीज में, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन तक, वेन से हार्ट तक, और फिर से हार्ट में आकर फिर से हार्ट से आर्टेरीज में जाकर इस तरह से सर्कुलर रीजन में ब्लड फ्लो होता है। फर्स्टली ब्लड आर्टेरियोल्स में आर्टेरीज में जाता है, फिर आर्टेरीज से आर्टेरी डिवाइड होती है आर्टेरियोल्स में, और आर्टेरियोल्स फिर से डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज यूनाइट होकर फॉर्म करते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स यूनाइट होकर फॉर्म करते हैं वेन्स। तो इस तरह से बॉडी के अंदर आर्टेरीज से लेकर वेन तक ब्लड फ्लो होता है। तो वैस्कुलर इवेंट में फर्स्ट पॉइंट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स वेसल गेट नैरो, मीन्स अगर हमारी आर्टरीज की साइज ऐसी हो तो वह कन्वर्ट हो जाएगी और आर्टरीज की साइज कम हो जाएगी। तो यह हमारी हो गई नॉर्मल आर्टरी, और यह हो गई जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद चेंजेस होकर वेसल की जो अंदर की डायमीटर है वह डिक्रीज हो गई, और उसकी वजह से हमारी जो आर्टरी है वह नैरो हो गई, स्मॉल हो गई, शॉर्ट हो गई, और उसे कहेंगे हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। वैस्कुलर इवेंट में सेकंड पॉइंट है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मीन्स वेसल गेट वाइड, मीन्स जो हमारी नॉर्मल आर्टरीज है और वैसोडाइलेशन की वजह से यह चेंज होकर वाइड हो गई, मीन्स इसकी जो डायमीटर है
वह इंक्रीज हो गई, इसे कहेंगे हम वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मीन्स इंक्रीज होना, जिसमें स्पेस बढ़ जाना, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना। जिस तरह से हार्ट पंप के समय एट्रियल सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हार्ट क्रॉस होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसी तरह से वैसोडाइलेशन मेनली आर्टेरियोल्स में फाउंड होता है। और वैसोडाइलेशन के टाइम में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर होता है वह डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से सेल को रेडनेस होती है और वह हीट हो जाता है। सेल जो इंजरी हुई है सेल को वैसोडाइलेशन की वजह से उस इंजरी की जगह पर रेडनेस आ जाती है और वहां पर वार्मनेस या फिर हीट महसूस होती है। थर्ड है इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, जो इस पॉइंट को कहते हैं हॉलमार्क्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैस्कुलर इवेंट में दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह पॉइंट हॉलमार्क्स है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। हमें 2 स्टेप मिलेंगे। फर्स्ट, गैप फॉर्मेशन। आर्टेरियोल्स में जो एंडोथेलियम की सेल होती है उसके अंदर हमें गैप फॉर्मेशन दिखेगा। मीन्स अगर हमारी नॉर्मल आर्टरी में अगर एंडोथेलियम में गैप फॉर्मेशन नहीं होगा तो वैस्कुलर परमेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से एंडोथेलियम के सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और जिसकी वजह से एंडोथेलियम लेयर में सेल्स के लेयर में हमें गैप का फॉर्मेशन मिलेगा। और सेकंड है एंडोथेलियम डैमेज। तो एंडोथेलियम डैमेज 2 टाइप्स में होगा। फर्स्ट तो ल्यूकोसाइट की वजह से मीन्स WBC की वजह से, और सेकंड डायरेक्ट डैमेज मीन्स डायरेक्ट डैमेज हो जाएगा। और फर्स्ट है ल्यूकोसाइट मीन्स WBC मोनोसाइट और न्यूट्रोसाइट की वजह से एंडोथेलियम जो सेल लेयर है हमारी वह डैमेज हो जाएगी। वैस्कुलर इवेंट में फोर्थ पॉइंट है स्टैटिस। यह थोड़े समय के लिए होता है। स्टैटिस मीन्स स्लो या फिर स्टॉप, ब्लड का जो सप्लाई है वह स्टॉप कर देना या फिर स्लोली ब्लड फ्लो होता है, और जिसकी वजह से आर्टेरीज में से वाटर लीक हो जाता है और वैसोडाइलेशन होता है। वैस्कुलर इवेंट में फर्स्टली नॉर्मल आर्टेरीज है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वेसल की जो रेडियस है या फिर जो डायमीटर है वह रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वह इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो हाई प्रेशर में होता है, लेकिन ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो गई वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में, जिसमें वेसल नैरो हो जाती है और यह शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद फिर से वैसोडाइलेशन हो जाता है, जिसमें वेसल वाइड हो जाती है। इसमें ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, मीन्स यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मीन्स सिकुड़ जाती है, या फिर इसकी डायमीटर रिड्यूस हो जाती है। और फिर उसके बाद वैसोडाइलेशन होता है, जिसमें उसकी डायमीटर आर्टेरीज की डायमीटर फिर से इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड जो सप्लाई होगा ऑर्गन्स को वह इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो प्रेशर होगा ब्लड को फ्लो करने में, जो प्रेशर यूज होगा वह स्लो होगा। ब्लड प्रेशर में ब्लड फ्लो होगा। और फिर थर्ड कंडीशन आएगी इंक्रीज परमेबिलिटी। वैस्कुलर मीन्स जो ब्लड वेसल्स है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्टली जो एंडोथेलियम लेयर है नॉर्मल सेल के ऊपर वह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से वह एक दूसरे को अपने दोनों एंड्स को ऐसे एक दूसरे की तरफ खींच लेंगी, और जैसे ही वह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उसके बीच में गैप फॉर्मेशन हो जाएगा।
इंक्रीज परमेबिलिटी, वैस्कुलर परमेबिलिटी, इसमें फर्स्टली तो एंडोथेलियम के अंदर, लेयर के अंदर एंडोथेलियम के कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से गैप का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से बाद में जो हमारी स्टैटिस कंडीशन है उसमें जो ब्लड फ्लो होगा वह स्टॉप हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, धीमी तरह से ब्लड फ्लो हो जाएगा, क्योंकि अब आर्टरीज में इंजरी आ गई, मीन्स आर्टरीज में गैप फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से आर्टरीज से वाटर लीक होने लगा और वैसोडाइलेशन हो गया। मीन्स पहले से ही आर्टरीज की डायमीटर इंक्रीज हो चुकी है और जिसकी वजह से एंडोथेलियम पर प्रेशर आ गया, ब्लड ज्यादा फ्लो होने लगा, जिसकी वजह से एंडोथेलियम कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, वह अपने दोनों एंड एक दूसरे की तरफ खींचने लगी और जिसकी वजह से फिर आर्टरी में गैप का फॉर्मेशन हो गया, एंडोथेलियम के लेयर के अंदर गैप का फॉर्मेशन हो गया और फिर गैप फॉर्मेशन की वजह से आर्टरीज में जो भी वाटर होगा वो बाहर, आर्टरीज के बाहर रिमूव होने लगेगा, लीक होने लगेगा और अंदर सिर्फ ब्लड रहेगा, जो ब्लड कंप्लिंग हो जाएगा, एक तरह से कंप्लिंग हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ब्लड गाढ़ा होता है, लेकिन वाटर की वजह से वह थोड़ा सा वाटर मीन्स लिक्विड फेज में आ जाता है। अगर ब्लड में वाटर ना हो तो वह जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब वह कंप्लिंग हो जाएगा और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होगा परमेबिलिटी के बाद में वह स्टैटिस हो जाएगा, मीन्स स्लोली ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन, इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस मीन्स हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड फंक्शनल लॉस और उसके बाद इन्फ्लेमेशन के 2 टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक, इनकी शॉर्ट में देखा, जो जिसमें एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है और क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। और फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो मैकेनिज्म देख रहे थे उसमें हमने वैस्कुलर इवेंट कंप्लीट कर लिया और सेकंड इवेंट है जो सेलुलर इवेंट है वह हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो वैस्कुलर इवेंट में ब्लड फ्लो होता है अंडर आर्टेरीज में, फिर आर्टेरीज के बाद आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स के बाद कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल में, वेन्यूल से वेन में, वेन से हार्ट में और फिर हार्ट से फिर से आर्टरी में। वही हमने डायग्राम के थ्रू देखा कि आर्टेरीज में फर्स्टली ब्लड फ्लो होगा आर्टेरीज में, फिर आर्टेरी डिवाइडेड होगी आर्टेरियोल्स में, मोर देन 2 आर्टेरियोल्स में, फिर आर्टेरियोल फिर से रीडिवाइड होंगे कैपिलरीज में और कैपिलरीज यूनाइट होकर फॉर्म करेंगे वेन्यूल और वेन्यूल मोर देन 2 वेन्यूल्स ज्वाइन होकर फिर से फॉर्म करेंगे वेन्स और वेन्स के बाद फिर से जो ब्लड है वो हार्ट में जाएगा, वो हार्ट से फिर से आर्टेरीज के थ्रू ब्लड फ्लो होगा। इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट में जो आर्टेरीज के अंदर ब्लड फ्लो, उसी इवेंट को कहेंगे हम वैस्कुलर इवेंट। वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल के अंदर, तो इसी वजह से उसे कहते हैं वैस्कुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट में फर्स्ट देखा हमने जो हमारी नॉर्मल आर्टरी होती है वह फर्स्टली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसमें फर्स्टली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मीन्स आर्टरी के अंदर की जो डायमीटर होती है आर्टरी की वह रिड्यूस हो जाती है और यह फेज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। फिर उसके बाद वैसोडाइलेशन होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वैसोडाइलेशन होता है जिसमें आर्टरीज की जो डायमीटर है वह इंक्रीज हो जाती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ब्लड का प्रेशर है ब्लड को फ्लो करने में वह डिक्रीज हो जाता है। और थर्ड स्टेप देखिए इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, और वैस्कुलर डायलेशन हो गया और जिसकी वजह से हमारी एंडोथेलियम लेयर के ऊपर
जो आर्टरीज में एंडोथेलियम सेल के लेयर से उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। 2 कार्डिनल साइंस दिखते हैं। फर्स्ट तो रेडनेस आती है, जो इंज्योर सेल है उसमें रेडनेस दिखाई देती है, और सेकंड वॉर्म, उस जगह पर हीट महसूस होती। फिर उसके बाद एंडोथेलियम के कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से आर्टरीज में गैप का फॉर्मेशन हो गया। एंडोथेलियम के लेयर के बीच में गैप का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होगा उसमें से जो ब्लड फ्लो होगा उस ब्लड में से जो वाटर है वह यह गैप के थ्रू लीक हो जाएगा, वाटर लीक हो जाएगा, और जिसके बाद जो बचा हुआ पार्टिकल रह जाएगा आर्टरी के अंदर, मीन्स जो ब्लड है, ब्लड सेल्स है, वह कंप्लिंग हो जाएंगे, मीन्स गाढ़े हो जाएंगे स्लोली, या फिर ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। स्टैटिस मीन्स स्टॉप, या फिर स्लोली ब्लड या फिर स्लोली फ्लो होगा, या फिर डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा फ्लो होना, और इसी कंडीशन को कहेंगे हम स्टैटिस। और स्टैटिस के बाद में हम देखेंगे सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट में फिर जो चेंजेस होंगे सेलुलर इवेंट में, ब्लड के स्टॉप की वजह से जो भी चेंजेस होंगे सेल के अंदर, वह हम अगले लेक्चर में देखेंगे।